नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज का सुपर एक्सक्लूसिव। मेरे साथ न्यूज मेकर हैं, मेरे साथ एक्टर हैं, मेरे साथ पार्लियामेंटेरियन है और वेटरन पार्लियामेंटेरियन है। मेरे साथ शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे तो यही होगा क्योंकि बंगाल के चुनाव की बेला आ चुकी है, एक परीक्षा की घड़ी है, अग्नि परीक्षा की घड़ी है। क्या आपको लगता है कि इस बारी दीदी जीत का चौका लगा पाएंगी या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी आपकी पुरानी पार्टी मौके पर चौका मारेगी? मैं समझता हूं परीक्षा की घड़ी जरूर है, लेकिन ओपोनेंट्स के लिए है, ये ममता बनर्जी के लिए नहीं है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, पिछली बारी बीजेपी 3 से 77 तक आ गई, से 77 तक के नंबर तक पहुंच गई। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोलकाता जिसे कहते हैं वो अब दूर नहीं है, यानी रॉयटर्स बिल्डिंग पर भगवा लहराएगा, ऐसा उन्हें लगता है? देखिए, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। अगर भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स हमारे, और जब मैं फ्रेंड्स कहता हूं तो आपको तो पता है कि अपने बर्तनों को मैं बहुत बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। जी जी। 30 साल में रह चुका हूं भारतीय जनता पार्टी में। तो ये इस पार्टी में प्रचार ज्यादा होता है और प्रचार का इम्पैक्ट भी कई बार ज्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बार जो है आपने देखा होगा कि आपने कहा कि सीटें जो हैं 3 से करीब 70 पहुंच गई। हालांकि उसमें से कई लोग लौट कर टीएमसी में आ गए, बात अलग है जी। लेकिन इतना कहता हूं कि वो भी याद रखिए आप कि अगर पार्लियामेंट्री सीट्स हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास अगर 19 थी, वो घटकर 12 हो चुकी हैं और 12 से भी अब इस बार और बहुत कम होने के आसार हैं। बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण करती है, यानी मुसलमानों का अपीजमेंट करती है और घोर अपीजमेंट करती है। यही कारण है बीजेपी तो उनको कई नामों से भी बुलाती है। अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी देखिए, अपीजमेंट तो ममता बानो कहते हैं। अब ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हमारे प्रचार के लिए जाने जाते हैं और माने जाते हैं, प्रचार बहुत करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए, आप देखिए, इनका ट्रोल चलता है, इनका अपना सेल है जो ये सब एंटी पब्लिसिटी तरह बातें। लेकिन पिछले 12-13 साल में आपने देखा होगा 2014 के बाद घटनाक्रम कैसे बदला है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना जान गई है। जब अटल जी अडवाणी जी का युग था तो बीजेपी चुनाव जीतती कम थी, हारती ज्यादा थी। अब इस युग में जीतती ज्यादा है, हारती कम है। सही कहा आपने, लेकिन इसके साथ ये भी कहना पड़ेगा कि अभी लोगों के दिमाग में एक सवालिया निशान है कि कैसे जीतती है। मैं नहीं कह रहा हूं इस पर कुछ, अभी मैं ये कह रहा हूं कि एक सवाल खड़ा तो हो गया है। ऐसे कुछ लोगों ने जो बताया है, आपको सामने दिखाया है कैसे जीत हुई है, चाहे महाराष्ट्र में हो कि हरियाणा में हो कि बिहार में हो। तो इस तरह की जीत जब हासिल की गई है तो बंगाल में तो डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये वहीं ज्यादा हुआ है जहां जहां डबल इंजन की सरकार रही है। अब बंगाल में अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, अब उसको लेके ममता बनर्जी कह रही है कि ईसी की कार्रवाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर है। लेकिन पहले भी होते रहे हैं, 2014 से पहले भी हमने देखा है ऐसा होते रहे हैं, अधिकारी बदलते रहे हैं। बीजेपी रूल स्टेट में भी बदले हैं अधिकारी, इलेक्शन कमीशन नहीं बदले हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि विपक्ष भी ज्यादा रीड करता है आज? नहीं अमीश देवगन जी, आप भी बहुत अच्छे से रीड किया आपने, और मैं आपकी तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं जिस तरह से आपने रीड किया। बात यह नहीं कि और जगह होता है या नहीं होता है, बात यह है कि इतना ज्यादा क्यों खास। ये आनन फानन में जिस तरह से आपने महिला चीफ सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया, डीजी पुलिस का ट्रांसफर कर दिया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का ट्रांसफर कर दिया, होम सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया, बंगाल के कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया, इस तरह कितने सारे कमिश्नर्स आईपीएस आईएएस का आपने ट्रांसफर कर दिया। और क्या कहा कि चुनाव तक आप किसी चुनाव के कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे, किसी इलेक्शन के प्रोसेस में आप नहीं जाएंगे जी। आज उनमें से बहुत सारे लोगों को ट्रांसफर करके तमिलनाडु और केरला भेज दिया गया है और चुनाव की ड्यूटी में भेजा गया। तो मैं कह रहा हूं इसकी बारीकी पे जाइए। ऐसा नहीं है, कई राज्यों में चुनाव हारी है, बंगाल में ही चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन खराब था क्या? छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी 2018 में, क्या इलेक्शन कमीशन खराब था? तो जहां जीत जाते हैं वहां इलेक्शन कमीशन सही हो जाता है, जहां हार जाते हैं वहां गलत हो जाता है। जहां हार जाते हैं, जहां कई बार जहां जीते हैं वो कह सकते हैं डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ ड्रामा जीते हैं,
और उसके बाद बहुमत जब सामने आती, जैसे इस बार बंगाल में कुछ भी कर ले, बंगाल में ममता जी की जीत होगी क्योंकि बहुमत उनके साथ है, वहां की जनता, जनार्दन का आशीर्वाद है ममता बनर्जी के साथ, और इसलिए वो जीतेंगे। एक मेरा प्रश्न है, क्या वापस बीजेपी में कभी जाएंगे अगर मोदी जी बुलाएं? नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी को मैं अपना मित्र मानता हूँ, हमारी पुरानी दोस्ती है, और मैं इसलिए आप देखते हो कि मैं हमेशा उनको बहुत रेस्पेक्ट के साथ, दोस्ती के साथ उनका जिक्र करता हूँ। मुझे व्यक्तिगत तौर पे किसी से कोई शिकायत नहीं। अब जिन लोगों ने खेल किया मेरे साथ या खेल करने की कोशिश की, उनमें कुछ लोग अब दुनिया में नहीं है, अब मुझे उनसे भी शिकायत नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर है कि भरी जवानी में स्टारडम में या सुपर स्टारडम में टायर्ड और रिटायर्ड हुए, बगैर फेल हुआ, फ्लॉप हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी में, भारत की राजनीति में आया, भारतीय जनता पार्टी में आया, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया, और सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया। भले कि वैसे बीजेपी ने भी आपके साथ बहुत बुरा किया था, आते ही आपको राजेश खन्ना के सामने चुनाव में लड़वा दिया था। वो तो मैं आडवाणी जी को ना नहीं कह सकता था। आडवाणी जी, हमने कहा शुरू से मैं उनको फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और गुरु माना है। उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना के साथ मैं तो चुनाव के लिए तैयार, मैं तो जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर मैं राजनीति में आया था, और मैं हेल्दी राजनीति के लिए आया था, और ये सोच के आया था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। लेकिन मैं आडवाणी जी की बात नहीं कर सका, और बगैर तैयारी के सीधे कूद गया, और सामने उस चक्कर में चुनाव तो हार ही गया, हरा दिया गया या हारा, और साथ ही में मैं अपने दोस्त को भी हार गया। वो हमारा राजेश खन्ना भी हमसे गया, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो नाराज थे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि जब हॉस्पिटल में थे वो, कि मैं भी कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में था, तो मैं सोचा जाके सबसे पहले फिर माफी मांगूंगा, हमसे इतना नाराज क्यों है। उस चक्कर में अभी तक नाराज थे। लेकिन जब तक मैं जाता, मेरी बेटी सोनाक्षी ने मुझे खबर की कि राजेश खन्ना भी दुनिया में नहीं रहे, तो मैं गले लग के उनसे रो के माफी मांगना चाहता था कि मैं तुम्हारा दिल अगर दुखाया तो अब माफ कर दो, बात खत्म हो गई। मैं अब आज की राजनीति पे आता हूं। आपने बोला प्रधानमंत्री मोदी आपके मित्र हैं, लेकिन जब ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी उनको कॉम्प्रोमाइज्ड बोलते हैं और कुछ लांछन लगाने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं नरेंद्र मोदी, आप उनको बतौर सीएम दे चुके हैं, आपने नमो और सुशील मोदी को सुमो दिया था, मुझे याद आता है। मेरा टाइटल मेरा ही दिया हुआ है, नमो। तो आपके नमो को जब कोई कॉम्प्रोमाइज बोलता है तो हाउ डू यू सी इट? नहीं, मुझे ये पॉलिटिकल मामला है। पर आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हमने नहीं कहा है। पर आपको लगता है सही है ये बयान? मैं कहने वाला सही और गलत का, आपकी अपनी निजी राय क्या है? मेरी निजी राय कि मेरे से मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल है, एक्सप्रेशन पॉलिटिकल है, कुछ उसके पीछे तर्क है, कुछ कारण है। वो भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राहुल गांधी, और बहुत पॉपुलर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। सरेंडर कहना सही है कि सरेंडर कर गए नरेंद्र मोदी? आपको लगता है ये सही है? पहले एक बात बताइए, इतना इसको तूल क्यों दिया जा रहा है? कोई प्रधानमंत्री होने से या कोई मुख्यमंत्री होने से, चाहे मैं भारत का हेल्थ मिनिस्टर था, उससे होने से कोई बहुत विद्वान तो नहीं हो जाता। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मेरी जो क्वालिफिकेशन है तो वही रहेगी। पर देश का अगर प्राइम मिनिस्टर सरेंडर कर रहा है तो देश ही सरेंडर कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया है? ये तो आप उनको, आपकी बातें आपको लगता है नहीं सुनी जा रही हैं, तो आप ऐसी कुछ बातें करते हैं जो सामने वाला को चुप भी जाए, शायद इसी बहाने कुछ बोले, शायद इसी बहाने पार्लियामेंट में आए, शायद इसी बहाने कोई बयान दे। आपको लगता है चुभने के लिए सरेंडर और कॉम्प्रोमाइज शब्द बोले जा रहे हैं, चुभाने के लिए? मैं तो अपनी, आप मुझसे अगर पूछेंगे अमीश देवगन, तो मैं तो अपनी मर्यादा का बहुत ख्याल रखता हूं। आप जानते हैं मैं शब्दों का चयन और भाषा की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखता हूं। आपको लगता है मर्यादा का ख्याल विपक्ष को भी रखना चाहिए? लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सिर्फ विपक्ष के राहुल का क्यों कहते हैं, हमारे बहुत सारे रूलिंग पार्टी के लोग। मैं रूलिंग पार्टी पे आऊंगा, लेकिन क्या आपको लगता है मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए? मैं आप मर्यादा अवश्य रखना चाहिए। मैं तो हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए आया था, आपको कहा था जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया मैं, तो मैं तो चाहता था कि हेल्दी पॉलिटिक्स हो। लेकिन अब देख रहा रूलिंग पार्टी वाले भी क्या क्या नहीं कर रहे हैं। 2029 का लोकसभा चुनाव अगर आएगा तो आपको क्या लगता है कि कौन चुनौती दे सकता है? राहुल गांधी दे सकते हैं या ममता बनर्जी चुनौती दे सकती हैं? नहीं, बहुत आपने ठीक कहा, दोनों दे सकते हैं। ममता बनर्जी, एक को चूज करना, अगर एक को चूज करना हो तो उस हिसाब से मैं चूज करूंगा। बहुत दिनों से महिला प्रधानमंत्री आई नहीं है, उस दृष्टिकोण से मैं कहूंगा, जैसे आज तक भारत की सबसे बड़ी स्टार प्राइम मिनिस्टर कोई हुई तो इंदिरा गांधी हुई, उसी तरह से आज अगर सुपर स्टार प्राइम मिनिस्टर कोई होगा तो हो सकता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 2029 में अगर ममता लीड करें तो बेहतर होगा?
मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो डिसाइड करेंगे सारे एमपीज मिलकर, ये तो आप लोग डिसाइड करें, एमपीज मिलकर डिसाइड करेंगे, भारत की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन आपने मेरी इच्छा पूछी। मेरा सवाल डायरेक्ट ये है कि 2029 में ममता जी को लीड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं मानता हूं कि ममता जी चूंकि महिला हैं और बहुत सालों से हमने किसी महिला को प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखा है, और ममता जी क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, एक्सपीरियंस हैं, ट्राइड हैं, टेस्टेड है, सक्सेसफुल है, इसलिए ममता जी को आगे आना चाहिए। बाकी तो निर्भर करेगा, डिसाइड करेगा इंडिया ब्लॉक पे, तमाम अपोजिशन पे, हमारे पार्लियामेंटेरियंस। जी, मेरा अगला प्रश्न है, अब आपके गृह प्रदेश पे है, वो बिहार पे है। बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। नीतीश कुमार इतने वर्षों बाद सीएम हटेंगे, भारतीय जनता पार्टी, आपकी पुरानी पार्टी का सीएम आएगा। क्या लगता है आपको, ये कितनी बड़ी बात है? ये किस दृष्टिकोण से कहूं, बड़ी बात भी लगती है और बुरी बात भी लगती है। ये आपने कहा कि 25 से क्या 21 से 25 ने 25 से 29 फिर से नीतीश जी, तो आपने नीतीश बाबू के नाम पे, वो हमारे मित्र है, जैसे लालू यादव हमारे मित्र है, नीतीश बाबू भी बहुत अच्छे मित्र है, हमें तो बड़ा भाई कहते रहे कई बार। तो वो 25 से 29 आप नीतीश बाबू के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, उनको लेकर आते हो, कहते हैं सीटें ज्यादा हो कम हो मुख्यमंत्री यही होंगे। तो ये आपने थोप दिया, ये आपने लोगों के जहन पे एकदम प्रिंट कर दिया। तो आपको लगता है बीजेपी का सीएम नहीं होना चाहिए, जेडीयू का ही सीएम होना चाहिए? नहीं, तो सिंपल बात है, मैं कहूंगा जिसकी मेजोरिटी उसका होना चाहिए। यहाँ अगर मेजोरिटी में कहीं लगता है तो जिसके पास ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो बढ़िया लोग, इनकी छवि भी अच्छी है, अच्छी छवि का आदमी होना चाहिए। तो बीजेपी में आपको कौन लगता है सीएम बन सकता है? एक अगर आप चॉइस देना चाहें, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, कौन हो सकता है? नहीं, अच्छी छवि का लड़का बहुत अच्छा है, वो गया है वहां से। मैं नहीं कह रहा हूं सीएम और नो सीएम, वो तो आप डिसाइड करेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन नितिन नवीन बहुत अच्छा लड़का है। वो तो पार्टी अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी अध्यक्ष, यहाँ तो अध्यक्ष बन के भी बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब तो राज्यसभा में आ गए, आपको मिलेंगे पार्लियामेंट में। हाँ, अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का, मैं उसको बहुत मानता हूँ, उसके परिवार को मानता हूँ। नितिन नवीन का पिताजी मेरे साथ बहुत करीब रहे, इन लोग का सहयोग मेरे साथ भी रहा, मेरा भी आशीर्वाद इन लोगों के साथ रहा, नितिन नवीन के साथ भी। अच्छे ऐसे और होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि पार्टी लीडरशिप ये लोग चुन लेंगे। अगर पर्ची से नहीं निकाला गया नाम, तो कोई अच्छा आदमी जो कॉम्पिटेंट हो, क्वालिफाइड हो, और जिसकी छवि बहुत अच्छी हो। 2-3 नाम लिए, कौन हो सकता है? तो आप अपनी चॉइस बता दीजिए, आपकी चॉइस क्या है? अमीश देवगन जी, आप बहुत समझदार और सियाणे हैं। जी जी, एक आप नए नाम देना चाहेंगे? चलिए, देखिए, इस समय दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, भारत भी इसका भी इस पर इम्पैक्ट आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एक तरह से भारत सबके साथ बात भी कर रहा है, सबके साथ संबंध भी निभा रहा है और अपने लोगों का भला करने का प्रयास कर रहा है। क्या आपको लगता है ये डिप्लोमेसी में मोदी इफेक्ट है? व्हाट यू से अबाउट इट? प्रयास करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे कहावत है, शो बिजनेस में या पॉलिटिक्स में, दोनों में सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी। वही ये प्रयास अगर पहले किया होता, वही काम पहले किया होता, वही कॉन्डोलेंसेज आपने, शांति पाठ पहले किया होता आपने, तो बात कुछ और होती। लेकिन इसका लाभ ये हुआ, जो कि एक्सपर्ट्स मानते हैं, डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट, कि भारत इजराइल के साथ भी बात कर रहा है, भारत यूएस के साथ भी बात कर रहा है, भारत ईरान के साथ भी बात कर रहा है, भारत ओमान, सऊदी के साथ भी बात कर रहा है, अपने हित साध रहा है। अकेला ऐसा देश है जिसकी इजराइल भी सुन रहा है और ईरान भी सुन रहा है। आपको नहीं लगता ये बेहतर रणनीति है, जहां आपकी दोनों पार्टियां सुने, जिनमें सेटलमेंट भी होनी है, वो भी सुन रहे हैं? देखिए, साथ नहीं देना भी कई बार अच्छा काम होता है। मनो, आप विदेश नीति आप ज्यादा समझते होंगे, लेकिन विदेश नीति में अगर आप नॉन अलाइन हैं, अच्छी बात है, तो फिर टिके रहिए उस पर। और उस पर मतलब ये नहीं कि आप कहीं शोक संदेश नहीं दे सकते हैं। आप उस पर हैं, अपने को दूर मत कीजिए। आप एक तरफ कहते हैं आपने बात की, आपने सबसे अभी कुछ दिन पहले तक आपने ओमान से बात कर ली, आपने सऊदी से बात कर ली, आपने गल्फ से बात कर ली, लेकिन इस बीच में ना आपने ईरान से बात की, ना आपने अमेरिका से बात की, ना आपने इजराइल से बात की। आने के बाद हम कह रहे अभी कुछ दिन अभी की है ये, और की है क्या बात की है, वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत की बात की। तो अब आपकी जरा एक्टर वाली हैट को आप पहन लीजिए। हाँ जी। और धुरंधर फिल्म आई है,
ऐसा लग गया कि वो फिल्म आई है और ऑपोजिशन उसको पसंद नहीं कर रहा है, ऑपोजिशन कह रहा है ये क्या बना दी है फिल्म। आपने देखी धुरंधर की नहीं देखी? नहीं, ये धुरंधर 3 नहीं देखी है, धुरंधर 2 धुरंधर 2 नहीं देखी है, धुरंधर 1 देखी थी मैंने। और मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी, मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने लिखा पढ़ा था मैंने। वो तो हमने कहा प्रोपेगेंडा नहीं, वो तो फिल्म इज ए फिल्म इज ए फिल्म, जो उसमें अंदर एंटरटेनमेंट है, जो ग्रिप है, जो सिनेमैटिक उसमें ट्रीट तो है। एक जिक्र IC 814 का भी है, जब आप मंत्री होते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब वो हाईजैक हो गया था, जब अजीत डोल IB के चीफ होते थे, उसका भी जिक्र है धुरंधर 1 में। और धुरंधर 2 में उसी जहूर मिस्त्री को, जिसने IC 814 को हाईजैक किया था, उसी को मारा हुआ दिखाया है। पर आखिरकार विपक्ष के लोगों को धुरंधर 2 से इतनी दिक्कत क्यों हो गई? नहीं, उन्हें प्रोपेगेंडा एजेंडा क्यों लग रहा है? मैंने खुद दिल से कहा था और बहुत तारीफ की थी। मैं समझता हूं कि आज रोल मॉडल बनकर उभरा है आदित्य धर, इतना बढ़िया डायरेक्टर, इतनी बढ़िया फिल्म और ऐसी एंटरटेनमेंट, ऐसी ग्रिपिंग फिल्म हमने बहुत सदियों में नहीं देखी, शायद जमाने के बाद नहीं देखी। अभी धुरंधर 2 नहीं देखी हमने, लेकिन तारीफ बहुत आ रही है और रिकॉर्ड कमाई कर रही है। तारीफ भी आ रही है, कुछ कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं, लेकिन मैं इसके बारे में तभी कह पाऊंगा जब मैं देखूंगा। धुरंधर 1 आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी। तो अगर 1 अच्छी लगी तो मेरे को लगता है 2 आपको बहुत अच्छी हो लगने वाली सकता है, व्हाई नॉट, हो सकता है अच्छी लगे। पर जो आपके फ्रेंड्स जी मैं बोलूंगा, जो धुरंधर 2 का विरोध कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं जब देख लूंगा ना, एक लाइन में कुछ तो कहना चाहेंगे? आप अगर आप चाहते हैं कि मैं कह दूं खामोश, तो वो अभी नहीं कहूंगा। वो अभी नहीं कहूंगा, लेकिन फिल्म देखने के बाद कहूंगा। मैं देख लूंगा, अच्छा, धुरंधर 1 क्या जिन्होंने क्रिटिसाइज किया उनको आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, धुरंधर 1 का मैं समझता हूं जब मैंने तारीफ कर दी जी, जब मैंने तारीफ कर दी तो बात खत्म। अच्छा, तो उनको खामोश कहना चाहेंगे? नहीं, वो खामोश तो हो गया ना उसके बाद। जी, अगला प्रश्न मेरा यह है कि क्या आपको लगता है कि फिल्म्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का प्रयास होता है, कई सारी फिल्में आई, कंगना रनौत भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी भी एक फिल्म आई इमरजेंसी, जिसको लेकर बहुत बवाल हो गया। तो क्या आप कहना चाहते हैं फिल्मों के अराउंड जो कंट्रोवर्सी होती है, बिकॉज सिनेमा तो सिनेमा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं व्यक्तिगत तौर पे इन लोगों को मानता हूं, ये लोग स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं, ये लोग ये मानते हैं कि जनता के द्वारा चुन के आए हैं और इन्होंने जिंदगी में स्ट्रगल किया है बहुत। तो लेकिन फिल्मों में रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है, उतना ही अंतर होता है जितना रियल लाइफ में और रियल लाइफ में होता है। कंगना रनौत ने अभी राहुल गांधी पर एक टिप्पणी करी, एक बयान दिया, राहुल गांधी के लिए बोला कि वो बहुत ही खराब हरकतें करते हैं, एग्जैक्टली कोट एंड कोट में बहुत ही मतलब बोला कि वो जिस तरह की हरकतें करते हैं महिला सांसद असहज महसूस करती हैं। एनीथिंग यू वांट टू से टू कंगना रनौत? नहीं, व्यक्तिगत मैं, आप जानते किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। मैंने कहा ये लड़के जो है, बच्चे जो हैं, ये जो आए हैं, ये लोग स्ट्रगल करके आए हैं, जीत कर आए हैं, इनको मेरा शुभकामना है, शुभाशीष है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि वो जीसस क्राइस्ट का वो डायलॉग याद दिलाना चाहूंगा कि किसी पे पत्थर फेंकने से पहले अपने गिरबान में भी देखना चाहिए कि पहले वो पत्थर फेंके जिसने खुद कोई पाप ना किया हो। और आप लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, आपने डिबेट वहीं से शुरू किया था कि जो प्रधानमंत्री के ऊपर कहा जाता है, आप प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि आप हमारे बच्चे आज भी फिर उसी प्रथा को लेकर आगे चलेंगे? अपने को देखें, पहले अपने ऊपर देखें। अगर उन्होंने कोई खुद का पाप नहीं किया हो तो शायद किसी भी कुछ कह डाले तो समझ में आती है बात। लेकिन मैं या कोई भी इससे एग्री नहीं करेगा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, उनके ऊपर आप ऐसी बात करें कि आप गंदा बोलें, टपोरी बोलें, तो ये बात तो सही नहीं लगती। तो कंगना जी से मुलाकात होती है तो कभी आप बोलते काश मुलाकात होती, अभी मुलाकात नहीं तो होती होगी, पार्लियामेंट में तो होती होगी। इत्तेफाक से नहीं हुई है, जूनियर है, बहुत नहीं है, लेकिन अच्छा मैं तो कहता हूं, मैं तो कंगना को मानता हूं कि स्ट्रगल करके लड़की ऊपर आई है। और उसे भी कहा जा सकता है, मैंने पहले भी कहा, शी इज अ सेल्फ मेड गर्ल। लेकिन अब जरूरत है उनको, चाहे उनके जैसे लोगों को, कि थोड़ी ट्रेनिंग मिले, थोड़ी ब्रीफिंग मिले, समझ बूझ कर बोले। कभी किसानों को, महिलाओं के बारे में कुछ बोल जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है किसी के बारे में ऐसे नहीं। जी, तो क्या राजनीति का इस सियासत का धुरंधर आप नरेंद्र मोदी को मानते हैं, नहीं मानते हैं? हाँ, धुरंधर अपने, अगर आप कहें रूलिंग पार्टी का, तो वहां मानता हूं धुरंधर। और अभी अगर आप कहें ऑपोजिशन में, तो राहुल गांधी को धुरंधर मानता हूं। और अगर आप ये तो आप पॉलिटिकली बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। इसलिए वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैबिनेट रैंक है जी। और एक बात आप नहीं भूलना चाहिए हम लोग किसी को,
कि मोदी जी हमारे मित्र जो है प्रधानमंत्री हैं, वो 30 से लेकर 37% लोगों के नेता हैं, वो सही मायनों में, जबकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है 67% से लेकर 70% तक का नेता है। तो इसको आप अंडरस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे कम मानेंगे? और ही मस्ट बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, जो वो डिजर्व करते हैं, और मुझे लगता है वो डिजर्व करते हैं। अगर धुरंधर हैं नरेंद्र मोदी, तो धुरंधर राहुल गांधी भी हैं, और हमारी ममता बनर्जी। जी जी जी, तो अपने अंदाज में आप नरेंद्र मोदी के लिए कोई डायलॉग कहना चाहेंगे, कोई बात बोलना चाहेंगे नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर को? हाँ, नहीं हो तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग ऐसा सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है। और अगर आप राहुल गांधी के लिए कहना चाहें जी, कि राहुल गांधी को कहना चाहें, तो अब जो राहुल गांधी का जो तेवर देखता हूं, तो मैं कह सकता हूं एज एन ऑब्जर्वर कि आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आपके मुताबिक भोजपुरी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, खेसारी लाल, इन सब में से बड़ा स्टार कौन है? एक अगर आप किसी को चुनना चाहेंगे तो रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह या खेसारी लाल? आप मुझे, ये लोग मुझे बड़े भाई समान आदर देते हैं, सब बड़े अच्छे हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई। अरे खेसारी लाल भी बहुत अच्छा लड़का है, रवि किशन को तो मैं रवि किशन को बहुत शुरू से बहुत मानता रहा हूँ, मनोज तिवारी वगैरह बहुत अच्छे हैं, ये लोग इतने साल से हैं। आप एक को चूज करना आपको पसंद? पवन सिंह भी बहुत, पवन सिंह तो सुना कि वो चुनाव भी लड़ने आ रहे थे आपके खिलाफ, पर फिर वो कोई बात नहीं, कोई भी लड़ सकता है। आप किसको देखना पसंद करते हैं? चूज वन। मैंने बहुत ज्यादा फिल्में देखी नहीं है, लेकिन रवि किशन की जो फिल्में देखी हैं उसकी तारीफ हुई है, और एक लापता लेडीज आई थी, हाँ, जी, जी, उसमें भी उसकी बहुत तारीफ हुई थी। जी, 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 तो ऐसे कलाकार के तौर पे रवि किशन को की फिल्म देखी है, इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ। रैपिड फायर राउंड में अगला सवाल है, विपक्ष का भविष्य कौन है? राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है या अखिलेश यादव? अरे अखिलेश यादव तो बड़ा डायनेमिक है, बहुत ही जबरदस्त है अखिलेश यादव, उसका वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी बहुत उज्जवल है। लेकिन एक को मैं कैसे चूज करूं? आप चाहते हो कि बाकी लोगों से अब विपक्ष में भी लड़ाई करूं? रूलिंग में तो लड़ाई हो चुकी है, अब यहां भी कर। ठीक है। जेनजी में किसका ज्यादा क्रेज है, राहुल गांधी का या अभिषेक बनर्जी का? बंगाल में अभिषेक बनर्जी का डेफिनेटली। ओवरऑल तो राहुल गांधी डेफिनेटली, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है भाई, 70% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो। और जेनजी बताए, ये सब अभी नेपाल के बाद हमारा अपना पड़ोसी देश नेपाल, ग्रेट कंट्री नेपाल, उससे निकला है जेनजी। जैसे मुशर्रफ एक बार आया था तो एक नया आप लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है मुशर्रफ की, याद है आप लोगों ने निकाला था ये जब वो उनका आगरा विजिट, आगरा समिट में आए, तो वो आप लोगों का निकाला हुआ था, और अभी जेनजी जो है इधर का निकाला हुआ है। अब मैं समझता हूँ जेनजी में बहुत ताकत है, काबिलियत है, और जेनजी अच्छा कर रहे हैं, और जेनजी जिसको चूज कर रहे हैं मैं समझता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, उनको चूज कर रहे हैं। अगला सवाल, कौन सी धुरंधर आपको पसंद है, कौन सी फिल्म आपको पसंद है? धुरंधर, पठान, एक था टाइगर या धुरंधर 2? देखिए, मैं धुरंधर मुझे बहुत पसंद आई है। ओके। पठान और शाहरुख खान जो नेशनल आइकॉन है भाई, शाहरुख खान, उसकी फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है ही, लेकिन मैंने देखी नहीं ना, मैंने पठान देखी। धुरंधर आपको अच्छी लगी? धुरंधर बहुत अच्छी लगी। नरेंद्र मोदी की एक खासियत? उनका एनर्जी लेवल, अच्छे मैच नहीं कर सकते हैं, नो। व्हाट कैन एनर्जी, गॉड ब्लेस हिम। इस मामले में भगवान उनको हमेशा तंदुरुस्त रखें, मजबूत रखें, दीर्घायु रखें, और उनकी एनर्जी लेवल से हम सब लाभान्वित हों, देश लाभान्वित हो, यही मेरी कामना और शुभकामना है। आखिरी सवाल, आपके घर का नाम रामायण है, अभी आपकी बिटिया की भी कभी विवाह हुआ है, सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा। लेकिन आप अमीश देवगन स्टाइल में इस सवाल को आप आखिरी में लाए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसका जवाब दे ही दूं कि हम बहुत खुश हैं। सोनाक्षी की जो शादी हुई है, मेड फॉर ईच अदर लगते हैं दोनों। जहीर उनका जो हस्बैंड है, और सोनाक्षी, दे लुक एब्सोल्युटली मेड फॉर ईच अदर। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है अमीश देवगन जी कि हमने जो कुछ भी किया है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, और संविधान के खिलाफ नहीं किया। बच्चे जवान हैं, बच्चे एडल्ट हैं, अगर उनकी पसंद है, वो खुश हैं, तो मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी।
ठीक है, अच्छा, हमें उनका साथ देना चाहिए बच्चों को। मैं होल हार्टेडली और आपके चट्टान की तरह उनके साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।